डीडवाना जिले में गैंगस्टर के आतंक का अंत अब होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण के इशारे पर कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले रमेश रुलानिया से भी रंगदारी की मांग की गई थी। ठीक ऐसे ही एक बार फिर एक कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, साथ ही उसे धमकी भी दी गई। पुलिस जांच में एक और बात सामने आई है कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण स्थानीय बदमाशों के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम देते थे। शुरू से अंत तक इस गैंग ने अब तक कब कब दहशत फैलाई है और उन्हें रोक पाने में आखिर क्यों पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आप। 7 अक्टूबर को अलसुबह कोचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया हमेशा की तरह जिम में वर्कआउट करने गए थे। तभी वहां 3 शूटर पहुंचे और रमेश रुलानिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक जांच की तो सामने आया कि कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास वीरेंद्र चारण के इशारे पर की गई है, क्योंकि रमेश रुलानिया से वीरेंद्र चारण ने रंगदारी मांगी थी। लेकिन रमेश रुलानिया ने जब बदमाशों को रंगदारी नहीं दी और पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया, तब रमेश रुलानिया को सबक सिखाने के लिए वीरेंद्र चारण ने किराए के गुर्गों की मदद से रमेश रुलानिया की हत्या करवा दी। ये मामला अभी ताज़ा ही था कि लाडनू में भी व्यापारी को भी रंगदारी के लिए धमकियां मिलने लगी। व्यापारी को रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है और फिरौती नहीं देने पर व्यवसायी की संपत्ति और दुकान को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी गई है। लाडनू के प्रॉपर्टी कारोबारी को वसूली के लिए धमकी, वीरेंद्र चारण के नाम से फोन पर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। फोन करने वाले ने खुद को बताया रोहित गोदारा गैंग का वीरेंद्र चारण। पीड़ित व्यापारी ने लाडनू पुलिस थाने में दर्ज करवाया मामला। कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया से भी मांगी गई थी रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर 7 अक्टूबर को हुई थी रमेश रुलानिया की हत्या। रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। पीड़ित व्यापारी ने लाडनू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को उन्हें व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल और मैसेज प्राप्त हुए। अगले दिन 24 अक्टूबर दोपहर को 27 सेकंड का वॉइस नोट आया, जिसमें सीधे धमकी दी गई कि 2 करोड़ की फिरौती नहीं दी तो दुकान बिखेर देंगे। डीडवाना जिले में एक बार फिर से गैंगस्टर्स और बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदमाश आए दिन लोगों, विशेषकर व्यापारियों और कारोबारियों को धमकियां दे रहे हैं और उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं। बीती 7 अक्टूबर को कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की जिम में घुसकर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि रमेश रुलानिया ने गैंगस्टरों को रंगदारी नहीं दी थी। ऐसा ही एक मामला लाडनू में सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलर और राजनेता नियाज खान को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से धमकियां मिली है। नियाज खान के मुताबिक उन्हें पिछले 2 दिनों से विदेशों के नंबरों से कॉल आ रहे थे और एक वॉइस मैसेज भी मिला है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने खुद को वीरेंद्र चारण बताते हुए नियाज खान से 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। साथ ही फिरौती नहीं देने पर उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर नियाज खान ने लाडनू पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। साथ ही पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि व्यापारी 2023 में लाडनू विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और लंबे समय से प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं। व्यापारी की रिपोर्ट पर थानाधिकारी महिराम बिश्नोई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एएसपी हिमांशु शर्मा भी लाडनू पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से मिलकर मामले की जानकारी प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने अब तक अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि व्यापारी को धमकी देने वाला वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा इनामी बदमाश है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग का इनामी बदमाश है। विदेश में बैठकर स्थानीय बदमाशों से करवाता है अपराध। अपने काम के लिए छोटे अपराधियों को देता है मोटे पैसे। ऐशो आराम पाने के लिए ये बदमाश गोदारा गैंग के लिए करते हैं काम। फिरौती, रंगदारी, वसूली, मर्डर को देते हैं अंजाम। पुलिस जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जैसे गैंगस्टर लोकल बदमाशों को रुपयों और ऐशो आराम का लालच देते हैं।
फिर उनसे फिरौती और रंगदारी वसूलने के साथ ही मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। वीरेंद्र चारण ही रोहित गोदारा गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट करता है। रोहित गोदारा के राइट हैंड के रूप में वीरेंद्र चारण का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वीरेंद्र चारण हत्या समेत रंगदारी और फिरौती के मामले में ऐसे बदमाशों को चुनता है जो पहले से ही छोटे मोटे अपराधों में लिप्त है। वीरेंद्र उन्हें पैसों का लालच देने के साथ ही ऐशो आराम की जिंदगी का ख्वाब दिखाता है। लोकल बदमाश व्यापारियों पर रखते हैं नजर। कारोबारी की जानकारी गैंगस्टर को देते थे। विदेश में बैठकर गैंगस्टर व्यापारियों को धमकाते हैं। व्यापारियों से फिरौती और रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी देने से मना करने पर व्यापारी की हत्या हो जाती है। हत्या से कारोबारियों में दहशत फैलाते हैं। व्यापारी या तो रंगदारी देते हैं या फिर उनकी हत्या हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि विदेश में बैठकर रोहित गोदारा का ये गैंग कैसे प्रदेश में दहशत फैलाता है। 3 दिसंबर 2022 को हुआ था राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे गोली से किया छलनी। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से मिली धमकी। हालांकि कुचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड को अंजाम देने वाली सभी आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये आरोपी मात्र गुर्गे हैं। असली मुजरिम विदेश में बैठे वो गैंगस्टर हैं जो इन लोकल बदमाशों के जरिए हत्या, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन बदमाशों द्वारा लगातार व्यापारियों को धमकियां देने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से जहां आम लोगों में दहशत व्याप्त है, वहीं ये बदमाश पुलिस के लिए भी चुनौती बन गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस विदेशों में बैठे इन गैंगस्टर पर कैसे लगाम लगाती है और आम जन को कैसे सुरक्षित माहौल मुहैया करवाती है। लाडनू के व्यापारी नियाज खान को धमकी देने के मामले में लाडनू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर बदमाशों द्वारा लोगों को लगातार धमकियां देना और उनसे रंगदारी की मांग करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों में भी डर और भय का माहौल है। हालांकि पुलिस द्वारा कुचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड का मात्र 10 दिन में खुलासा कर दिया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें आदेश देने वाले और इस प्रकार की गंभीर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने वाले आका विदेशों में बैठे हैं और लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार के गैंगस्टरों से कैसे निपटा जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इन गैंगस्टरों पर कब तक लगाम लगा पाती है और आम जन को भी कब तक सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण मुहैया करवा पाती है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। क्या किसी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, हमें खुद को खत्म करने का रास्ता किसी भी सूरत में नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। जोधपुर में 2 बच्चों के सिर से एक पिता का साया उठ गया। कारण था कि परिवार के मुखिया पर कर्ज का बोझ और सूदखोर उसे लगातार परेशान कर रहे थे। तनाव बढ़ता गया। आखिरकार उसने मौत का रास्ता चुन लिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पत्नी प्रशासन से अब न्याय की गुहार लगा रही है। जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष की ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर शहर के माता का थान पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रात में मृतक के भाई ने मर्ग में रिपोर्ट दी, लेकिन अब मृतक की पत्नी ने कुछ सूदखोरों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का एमजीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को दे दिया है। मामले में शुरुआती जांच की जा रही है। कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कमरा पुलिस ने सील बंद किया हुआ है। वहीं हरीश के पिताजी पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित हैं और हरीश के 2 मासूम बच्चे भी हैं। अब इन बच्चों के सिर से सूदखोरों की धमकियों के कारण पिता का साया अब उठ चुका है। शहर में सूदखोरों का आतंक इतना है कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है हरीश नाम के युवक ने किसी से 4 से 4.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसकी वसूली करने के लिए लगातार उस पर फोन पर दबाव बनाया जा रहा था। फोन पर दबाव बनाने के कारण से मानसिक अवसाद जानकर उसने जो है फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके घर के बाहर हम खड़े इस वक्त उनके पिताजी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला क्या हुआ था, क्यों आपके बेटे ने इस तरह का कदम उठाया,
क्या डर लगा ऐसा आपको कि वो मैं बताता हूँ सर। मेरे आवाज सामने आ रही है, मेरी आवाज चली गई आवाज, ये नंबर हो रहा नहीं। ये हरीश के पिताजी है जो काफी समय से बीमार है, उनकी सेवा करता था और जिस तरह से जो है उनके बड़े पिताजी उनसे जानते हैं। ये दोनों मासूम बच्चे जो है हरीश के हैं, इनकी छाया उठ चुकी हरीश की, उनके पिता दुनिया में नहीं है, लेकिन हरीश के बड़े पिताजी, क्या पूरा मामला हुआ? मामला ये हुआ भगवान के, इनको क्या है कि कोई पैसे का मामला था इनका, जो ब्याज पे दिलाया था हरीश ने 5-1 लाख रुपए और 10 की मिति से 10 और 15 मिति से दिलाया था इनका। तो वो पैसे क्या है कि 7-8 किस्त तो भर चुका था हरीश। और वो तरुण है जो सुतार दर्जी है कोई, तो वो क्या है कि उन्हें किस्तें भरी नहीं और ये इसने भरा। और अब कल इसने कह दिया था मैं पैसा दे नहीं सकता, मेरी अभी स्थिति आर्थिक स्थिति है नहीं ऐसी। जब उन्होंने क्या किया कि बोला कि मैं अब मेरे बस को रोक नहीं ली है, अब मेरा कोई है नहीं मेरे मतलब साथ में कोई ऐसा कुछ, तो मैं कुछ दे सकूँ इनको। तो उनने बस अपने ऐसी स्थिति में अपना आप को सीमा से बाहर हो गया। और उधर से वह मुसलमान है, वो जावेद करके है, रजाक पठान है जो, उसने कहा कि भाई या तो सीधी तरह से पैसे दे दो और नहीं तो फिर क्या होगा तुम देखते जाओ। हरीश की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने तरुण दया को 12 लाख रुपए दिलवाए थे। ये रुपए रजाक पठान से दिलवाए थे और उसके लिए हरीश के दस्तावेज दिए गए थे और एक दिन भी किस्त ऊपर नीचे होने पर 4,000 प्रतिदिन की पेनल्टी वसूली जा रही थी। वहीं लगातार उसे और उसके परिवार को पैसा वसूलने की धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते हरीश लगातार मानसिक तनाव में आता जा रहा था। हरीश की पत्नी ने बताया कि तरुण और रजाक ने साजिश कर हरीश को फंसाया और आखिरकार तनाव में रहते हुए हरीश ने मौत को गले लगा लिया। अब वो चाहती हैं कि उसके पति के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इन दोनों लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। बोला था कि जो वो कर लो, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। और रजीक पठान ने बोला मैं अगर आप मेरा पेमेंट नहीं दिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो उन्होंने जबरदस्त 3-4 बार डांटी दी और डांटी देने के बाद में फिर करीब 2-2:30 बजे नीचे से इनके पास बैठा था और फिर खाना खा करके वो ऊपर चला गया। ऊपर जा करके दरवाजा दे करके उसने सुसाइड कर ली। पता क्यों 4 बजे पड़ा, जब ये चाय और पानी के लिए गए थे, वो मेरा छोटा वाला भतीजा देखा तो वो लटक रहा था फांसी पे। तो ये हालात उसने ये रजा है ना पठान, उसने ऐसे जोरदार दबाव डाला, धमकियां दी और हालात ऐसे खराब हो गए। अब आप क्या चाहोगे? हमें चाह रहे हैं कि भाई अब ये इन लोगों की परवरिश करनी है। ये तो पहले से हो गया, इसका तो कोई अब कोई कमाने वाला है नहीं घर पे, और एक कमाने वाला वो एक ही था और कोई दूसरा है नहीं। तो कर पाए करके अब इस बच्चों का इनकी देख रेख के लिए कुछ ऐसा अच्छा बंदोबस्त करे हैं ताकि 25-30 लाख रुपए मिल जाए तो इनका घर तो चले, वरना इसका कोई कमाने वाला है नहीं कोई। इस तरह हालात खराब हो गए। परिवार के ये लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके आर्थिक मुआवजा मिले। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए समझाइश चल रही है। लेकिन घर की मैं दृश्य दिखाऊंगा किस तरह से जो है इस घर में आज मातम पसरा है। दीपावली के बाद जिस तरह से जो घर में दुख का माहौल हुआ है, 2 मासूम से बच्चे हैं जिनको पालने वाला, अब जिम्मेवारी किसी उठाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला। और निश्चित तौर से हरीश के पिताजी जो पहले से जो बीमारी है उससे ग्रसित है। ऐसे में सूदखोरों का जो आतंक है वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक की जान ले ली। तमाम लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि प्रशासन उन्हें कुछ आर्थिक राहत देने की मदद करेगा। हालांकि पुलिस में रिपोर्ट दे दी गई है। फिलहाल देखना यह है पुलिस इस मामले में जांच कर दोषी सूदखोरों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है। थानाधिकारी मानाराम ने बताया कि मूलतः 30 साल के हरीश ने शुक्रवार की देर शाम को अपने घर के ऊपरी हिस्से में जाकर फंदा लगा लिया। घर वालों को इस बात की जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने फंदे से उतारकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल शाम को यहाँ इतला आई थी कि कोई हरीश आग लग करके अपने मकान में 80 रोड पुरानी की ओर फांसी खा ली। पुलिस मौके पे गई थी, बॉडी को MDF भिजवाया था MGS मोसी में। और उसके भाई ने कल रिपोर्ट दी थी निखिल साकला ने, तो भाई मेरे भाई ने यहाँ फांसी खा ली, तो हमने मर्डर दर्ज किया। आज फिर वापस उसके मृतक हरीश की पत्नी ने वर्षिका ने रिपोर्ट दी कि भाई मेरे पति को रजाक पठान जिसके रजाक पठान से रुपये उधार तरुण दैया को दिलवाई थी।
इसलिए वो उसको ज़्यादा ब्याज 15% ब्याज लेते थे और पेनल्टी भी 4,000 लेता था। समय पर दैया वगैरह ने पैसे नहीं दिए थे, इससे मेरा पति परेशान था। उसके कारण मेरे पति ने ये आत्महत्या की। उसके भाई निखिल की तरफ से रात में ही मर्ग में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन अब उसका आरोप है कि हरीश ने सूदखोरों से परेशान होकर फंदा लगाया था। कुछ लोगों से उसने रुपए उधार ले रखे थे और वे ज्यादा ब्याज वसूल रहे थे। थानाधिकारी मानाराम के अनुसार मृतक शादीशुदा था। साथ ही इस मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस दर्ज किया गया है। कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दे दिया गया है। शहर में सूदखोरों का आतंक इतना हो गया कि वो 10 की मिति और 15 की मिति से ब्याज ले रहे हैं और इसी ब्याज के दबाव के चलते हरीश सांकला नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है और रजाक और तरुण दया के खिलाफ जांच कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। गुस्सा और नशा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को शैतान बना देता है। इसी की बानगी देखने को मिली जोधपुर में। नशे के एक लती एक युवक ने घर में कोहराम मचाया, फिर अपनी ही जान ले ली। युवक ने खुद पर चाकू से हमला किया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल रातानाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। शहर के पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र स्थित रातानाडा थाना इलाके में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। फर्न होटल के पास रहने वाले सत्यनारायण सोनी का 46 वर्षीय बेटा ओम प्रकाश सोनी नशे की लत का शिकार था। बताया जा रहा है कि वो आए दिन नशे की हालत में घर लौटकर परिजनों से झगड़ा किया करता था। शुक्रवार शाम भी ओम प्रकाश नशे की हालत में घर में पहुंचा और रोजाना की तरह विवाद शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान उसने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और खुद को मारने की धमकी दी। पिता सत्यनारायण सोनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उनके हाथों की उंगलियां कट गई। इसके बावजूद युवक तैश में आकर अपने ही गले पर चाकू से वार कर बैठा। घटना की सूचना मिलते ही रातानाडा थानाधिकारी और उनकी टीम समेत मौके पर पहुंचे और घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पिता का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि मृतक ओम प्रकाश सोनी नशे का आदी था और उसी नशे की हालत में उसने ये खौफनाक कदम उठाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी राजू सोनी ने बताया कि ओम प्रकाश शराब और अन्य नशों का आदी था। शुक्रवार को नशे में झगड़े के बाद उसने खुद का गला काट लिया। पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ भी घायल हो गए। क्या घटना हुई थी ये वही है, इनका क्या घर को रामायण थी और नशा करता था भांग का दारू का। आया घर में लड़ी ठंडे किए और बोला ऐसा कर दूंगा, तो चक्कू उठा के गला काटने लगा। जब पिताजी आगे थे तो हाथ डाला तो पिताजी की उंगलियां कट गई, चालू आंटू, और इसका गले में थोड़ी कट लग गया था। तो हाथों तो राजस्थान थाने वाले सीए साहब यहाँ आके इलाज शुरू कर दिया और यहाँ इलाज चल रहा है उनका। क्या नाम है इसका? नाम तो मेरे को यार मालूम नहीं है। नाम पता नहीं। आप क्या मैं तो क्या रहता हूँ, शिवजी मंदिर रहता हूँ। शिवजी मंदिर में रहते हैं हाँ, मेरे छोटा भाई के कोई जो मालिक है ना, इनके कोई रिश्तेदार के अंदर हुआ था। मैंने तो फोन किया कि इनके पिताजी का उंगली कट गई, तू आगे इनको गांधी हॉस्पिटल ले जा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू सोनी है। राजू सोनी। राजू सोनी जी है ना? मैं यहाँ इनको लेके आए जब तक राजस्थान थाने वाले आगे थे, ये भी आगे थे। अच्छा। जब तो ये इलाज चल रहा है अभी इनका, और ये है। फिलहाल रातानाडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत के बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों युवक ने इतना खौफनाक कदम उठाया और अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये कल शाम की घटना है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी सायंकालीन गश्त के दौरान कि ओम प्रकाश नामक युवक है जिसने अपना चाकू से गला काट लिया है, और इस दौरान उसके पिताजी ने जब उसको बचाने की कोशिश की तो उनके भी उंगलियों की चोट आई है, जिस पर हम लोग MGH इमरजेंसी पहुंचे थे, जहाँ पर युवक को पहले ही पहुंचा दिया गया था इमरजेंसी अस्पताल तक, और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। इस दौरान इलाज के दौरान काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। उसके पिताजी के जरूर उंगलियों के जो निशान है या जो चाकू से जो चोट के निशान लगे हैं, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया और उनकी हालत सही अच्छी है, लेकिन उसके युवक की कल रात को डेथ हो गई। क्या कारण सामने आया? ब्रह्मपेशी की से ये जो आत्महत्या जैसा कदम उठाया, क्या युवक की प्रवृत्ति कैसी थी, क्या
उसके परिजनों से पूछताछ में प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि युवक नशा करता था ज़्यादा और छोटी छोटी बातों को लेकर परिजनों से झगड़ा कर कई समय करता रहता था। और इसी संदर्भ में कल भी उसका अपने परिजनों के साथ झगड़ा हुआ तो उसने चाकू से अपना गला काट दिया। इस दौरान उसके पिताजी ने जब बचाने की कोशिश की तो बचा नहीं सके क्योंकि घाव काफी गहरा हुआ। पारिवारिक रिश्तों में खटास लगभग सभी घरों में होते हैं, लेकिन जो लोग नशे के लती हो जाते हैं उनको अपनी मानसिक स्थिति और स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि गुस्से को कंट्रोल करना नशे के लती लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। शायद इसी बात की हद पार होने पर युवक ने अपने ऊपर ही हमला कर लिया और नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।